गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा अष्टम विषय सामाजिक अध्ययन और आपका आज का प्रकरण है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें संसाधन पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें संसाधनों किसे कहते हैं, संसाधनों का प्रकार, संसाधनों का वर्गीकरण चर्चा करी थी। उसी कड़ी में आज का है आगे आपका ये अगला प्रकरण भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भूमि पर। तो भूमि के बारे में हम देख सकते हैं कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। यानी कि जो संपूर्ण विश्व है उसमें 30% भाग ही केवल स्थल भाग है। बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा कि 70% भाग जो है जलमंडल के अंतर्गत आता है और केवल 30% भाग ही भूभाग उभरा हुआ है जल से ऊपर। और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अर्थात जो संपूर्ण भूपृष्ठ का 30% ही मात्र आपका भूपृष्ठ का 30% ही स्थल भाग है और उसमें से भी 30% पूरे का पूरा जो है आपका आवास योग्य नहीं है। तो यही हमने जानना है आज कि ये 30% आवास योग्य क्यों नहीं है। तो इसके विभिन्न कारण हैं। जैसे हम पहले कारण की बात करें कि भूमि जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण, भूमि जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण तो जलवायु एक मुख्य फैक्टर है। हम जहाँ देखते हैं कि यूरोपीय देश हैं या आपका भारतीय उपमहाद्वीप है, इन क्षेत्रों की जलवायु कुछ मानव निवास के अनुकूल है, तो यहाँ जनसंख्या का दबाव हमें अधिक देखने को मिलता है। जलवायु एक मुख्य फैक्टर है। जहाँ अनुकूलता होती है मानव निवास के, वहाँ मानव बसाव अधिक देखने को मिलता है। ऐसे ही इसके अलावा हम देख सकते हैं कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। अर्थात भूपृष्ठ पर जो 30% भाग है उसमें कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत हैं, तो कहीं किसी और तरीके की आकृति है। तो जहाँ मानव निवास के अनुकूलता होती है वहीं मानव बस्तियों का सघन बसाव हमें देखने को मिलता है। तो उबड़ खाबड़ स्थिति भी आवास योग्यता नहीं बनाती है। ऐसे ही तीसरा है आपका अर्थात बाढ़ग्रस्त निम्न क्षेत्र, जलाक्रांत या बाढ़ग्रस्त निम्न क्षेत्र। अर्थात जिन क्षेत्रों में जो निम्न क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ अधिक आती है और या जलग्रस्त हो जाते हैं, और उन क्षेत्रों में जो है मानव निवास देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा चौथा पॉइंट हम इसमें दे सकते हैं कि मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र तथा तेज ढाल वाली पर्वत भूमि क्षेत्र। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि वहाँ भी मानव निवास की अनुकूलता नहीं होती है। जल का अभाव, तापांतर में
अंतर ज़्यादा होना, दिन और रात के जो तापांतर होता है उसमें अंतर ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहाँ की जो मृदा है उस तापांतर के कारण सिकुड़ना या टूटना फूटना हो जाती है, और उसके कारण वहाँ की मृदा जो है रेतीली हो जाती है, तो कृषि के अयोग्य भी हो जाती है, निवास के अयोग्य भी हो जाती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में मानव निवास के अनुकूल न होने के कारण मानव सघन बसाव देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही सघन वन क्षेत्र हैं। सघन वन क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि विश्व के जिन क्षेत्रों में सघन वन है और जलवायु अनुकूल नहीं है, जैसे हम सवाना क्षेत्र देख सकते हैं कि सवाना क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु का न होना और आपके वहाँ जो जीव जंतु हैं वह भी मानव बसाव में रुकावट बनते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी सघन जनसंख्या कम देखने को मिलती है। तथा तेज ढाल वाले पर्वत भूमि क्षेत्र, जब हम देखते हैं कि नुकीले पर्वत पठार, इन क्षेत्रों में सघन बसाव हमें कम देखने को मिलता है। आप हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ देख लीजिए, एंडीज का पर्वतीय क्षेत्र देख लीजिए, तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव हमें कम देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया पूरा कि किस तरह से केवल संपूर्ण भूपृष्ठ का 30 विश्व का 30% ही भूपृष्ठ है, और वही भी जो है पूरे का पूरा मानव निवास के अनुकूल नहीं है। और अनुकूल क्यों नहीं है, तो उसके विभिन्न कारण मैंने आपको बताए। आप चाहें तो छोटे छोटे पॉइंटों में प्रश्नोत्तर के रूप में भी इसको लिख करके इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।